सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। कल साइफर और आज तोशा खाना। कल 10 साल की सज़ा हुई, आज 14 साल की सज़ा हुई बानी चेयरमैन पीटीआई को। और कल और आज की सज़ा में फ़र्क यह है कि आज उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 14 साल की सज़ा हुई और उसके साथ साथ एक बड़ा भारी भरकम जुर्माना 1 अरब 57 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना दोनों पर मजमूई तौर पर आयद किया गया है। और अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी सज़ा नहीं है, ये तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जब हम इसकी अपील में जाएंगे तो ये बड़ी आसानी के साथ ख़त्म हो जाएगी। और माजी में भी इस तरह के कुछ केसेस सरबराहान मुमलिकत पर रहे हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ कोई केस को इतना सीरियस क्यों नहीं लिया गया और इस तरह से आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। और ये जो तोशा खाना का ये जो फैसला सामने आया है, इस पर अब कानूनी माहिरीन की क्या राय है और सियासी जमातें अपना क्या मौक़िफ़ रखती हैं, आज के प्रोग्राम में इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। साहब सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। याया फरीद साहब माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो 2 दिन में 2 बड़े फैसले सामने आए, एक तो लोग इसकी टाइमिंग पर बड़ी बात कर रहे हैं कि इलेक्शन से 6-7 दिन पहले, सिर्फ एक हफ्ता पहले इस तरह का एक बड़ा फैसला आना, और फिर एक तासुर ये भी बनाया जा रहा है कि ये इसका फ़ायदा जिस जमात के सरबरा के खिलाफ ये फैसले आए हैं उसी जमात को होने जा रहा है इलेक्शन में। और उनकी जो टीम थी वकला की, उन्होंने इतनी तैयारी नहीं की या उन्होंने इस तरह डिफेंड करने की कोशिश ही नहीं की ताकि इलेक्शन में इसका फायदा उठाया जा सके। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, टीम का मकासद तो कुछ और थे ना। वकला के मकासद जो है वो तो वक्ती तौर पर टिकट लेना था, पार्टी को हाईजैक करना था, लीडरशिप को जो है वो बिल्कुल मफलूज करके उसके ऊपर कब्जा करना था। बड़ी आसानी से ये सारा काम हो गया। अब मसला ये है कि पहले दिन से अगर इसको पॉलिटिकल एंगल के बजाय अगर इसके तमाम केसेस का लीगल एस्पेक्ट के ऊपर गौर होता तो शायद नताइज जो है वो दूसरे भी हो सकते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो बार बार इन्होंने कहा कि जी ये तो यही आ जाएगा, उनके खिलाफ आ जाएगा, वो उनको बिल्कुल सही कह रहे थे पीटीआई के वकील, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने जब कोई सबूत नहीं दिए, कोई उन्होंने शवाहिद नहीं दिए, किसी जिरा के अंदर वो शामिल नहीं हुए, कोई जवाब जज का जो है वो देने से कासिर रहे, तो फिर नतीजा यही निकलना था। अब इसके जो टाइमिंग के हवाले से बड़ी अच्छी आपने बात की। देखिए, पहली बात यह है कि ये अभी हाफिज साहब जैसे बड़े मेरे ख्याल में वीरक किस्म के साथ यहाँ बैठे हुए हैं कानूनदान। देखिए, असल बात यह है कि जब दूसरे केसेस को देख लें, आम आदमी को देख लें कि एक आम आदमी जब अदालत जाता है, क्या उसको इतना मौका दिया जाता है? क्या हतमी जो है वो तारीख दी जाती है? तो फिर वो जब 12 दफा तारीखें दे दी गई और फिर आप जो है वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे। और आज भी जब ये वाकया हुआ तो 15-15 मिनट के बाद जज साहब ने मौके दिए और कहा कि आपको ये जो 342 के हवाले से जो बयान है, जिसके अंदर आपको 25 जो सवाल हैं वो उठाए गए हैं, इनका जवाब दे दें। जवाब देने के बजाय जो है जो आप तमस्खर उड़ा रहे हैं, आप मौकरी कर रहे हैं, आप जो है वो और फिर कह रहे हैं कि जी जज साहब ने बड़ी स्पीड दिखा दी। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये स्पीड वगैरह का मामला नहीं था। ये जज साहब जो है खास तौर पे इनका तो एक और भी बड़ा है कि इन्होंने 2 बिल्कुल मुखालफीन को, यानी कि एक तरफ अगर इमरान खान तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ, दोनों को सजाएं देनी है। अब मसला यहाँ ये है कि इनके ऊपर जो है किसी का मुतअस्सिब होने का जो है इल्जाम वो शायद मेरे ख्याल में लगाना दुरुस्त नहीं है। ये वैसे भी आदत बन गई है कि जब शवाहिद ना हो, इससे पहले आपको याद होगा कि जब बल्ले के निशान के ऊपर आया तो एक सबूत नहीं दे सके, एक जो चीफ जस्टिस साहब का जवाब था एक सवाल का वो भी नहीं दे सके, उनके तमाम बातों पे यस सर करते रहे, तो फिर नतीजा तो यही निकलना था ना। और फिर आप जब गुस्से दिखाएंगे, और दूसरी बात यह है कि अब इसको सुपीरियर कोर्ट के अंदर चैलेंज कर देखिए, अगर सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज होगा ना तो वो उस सूरत में होगा कि जब पहले ये पता चलेगा कि कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए, यहाँ कानूनी सुकम रह गए, यहाँ जो है वो राइट ऑफ उसका मौका नहीं दिया, शहादत देने का मौका नहीं दिया। जब वो तमाम तारीखें वहां लिखी भी नजर आएंगी, जब वहां वो जो हाजिरी शीट है वो आपको नजर आएगी, फिर आपके पास क्या जवाब होगा? ये हमेशा से सियासी बुनियाद के ऊपर सियासी जो बयानिया है उसको बनाने लगते हैं। अभी 1 अरब और 57 करोड़ 30 लाख रुपए का जो जुर्माना है ये बड़ा अहम है।
1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना अगर नहीं अदा किया तो फिर क्या जायदाद की कुर्की तक मामला जा सकता है? क्या जो है वो इनकी कैद के अंदर जो है वो मजीद उसको जो है वो अब अब्दुल्ला साहब, ये दोनों बड़े अहम सवालात हैं और ये जाहिर है कि हाफिज एहसान साहब के सामने, याया फरीद साहब के सामने एक एक करके रखते हैं और फिर जानते हैं कि अब इस पर आगे लीगली क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी इसमें कोई ऑप्शंस रिलीफ के मौजूद हैं। अपने तौर पर तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो हाफिज एहसान साहब, अगर ये मामला हाई कोर्ट जाता है, किस बुनियाद पर लेकर जाया जाए? अभी इसमें कितनी गुंजाइश है? क्या रिवर्स भी हो सकता है? आमतौर पर हमने माजी में भी देखा है कि सेशन कोर्ट्स के फैसले, एहतसाब अदालतों के फैसले फिर हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट्स में रिवर्स हो जाते हैं, वहां जाकर फिर फरीक को रिलीफ मिल जाता है। तो ये इस केस की क्या पोजीशन रहेगी अगर ये आगे चैलेंज होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आपका शुक्रिया और आपके जितने भी इस वक्त बड़े हमारे रिस्पेक्टेबल दोस्त हैं हमारे साथ इस पैनल के अंदर हैं, उनको भी मेरा सलाम। 3 चीज़ें इस केस के अंदर इंपॉर्टेंट है। एक, इसका लीगल एस्पेक्ट्स है और लीगल एस्पेक्ट्स फैक्ट्स के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका एस्पेक्ट्स जो है जो ट्रायल के प्रोसीजर से रिलेटेड है। और तीसरा, इसका एक हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का या पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। अगर इस केस को देखा जाए तो केस ये है कि हमारे जो सबसे हमारे करीबी इस्लामी मुल्क हैं सऊदी अरब, उनके बादशाह ने एक गिफ्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दिया। और ये केस 2 कंपोनेंट्स के अंदर आता है। एक इसके अंदर ये है कि 108 गिफ्ट्स आए थे पाकिस्तान के अंदर और 58 गिफ्ट थे उनको अंडर वैल्यू करवाई गई और उनको रिटेन किया गया। उनके अंदर ये वाला जो मामला है, ये शाह सलमान ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक गिफ्ट दिया और उस गिफ्ट के अंदर आपका एक नेकलेस था, एक उसके हार था उसके अंदर, फिर उसके बैंगल्स थे, फिर ये आपकी रिंग्स थी। ये सारी चीज़ें थी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ने दी। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी गिफ्ट जो है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बाहर का बंदा देता है, वो गिफ्ट स्टेट का होता है, उसका किसी शख्स के साथ नहीं ताल्लुक होता। लेकिन आगे लॉ उसे ये इजाज़त देता है इस चीज़ के अंदर कि वो अगर उसकी प्राइस वैल्यू करवाए तो उसको रिटेन रख सकता है। और वो प्राइस वैल्यू 20% थी पहले और 2018 के अंदर इन्होंने 50% करके उसको किया। लेकिन इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर यह था कि जब वो गिफ्ट पाकिस्तान के अंदर आया तो रूल्स ये हैं कि आप फौरी तौर पे उसको वो स्टेट डिपॉजिटरी के अंदर जमा करवाते हैं और फिर उसके बाद अगर लेना चाहें तो आप ये काम करते हैं कि आप उसकी एक वैल्यू फेयर करवाते हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी वैल्यू हुई है इन स्टेट गिफ्ट्स की, वो सारी की सारी अंडर वैल्यू है, वो सारी की सारी बोगस है। वो प्राइम मिनिस्टर भी जानते थे, वो प्रेसिडेंट भी जानते थे, ये मिनिस्टर्स भी जानते, जिन्होंने वो चीज़ें ली हैं कि हमने इस मुल्क के सिस्टम के साथ फ्रॉड करके लिया है। और मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा मिसिंग लिंक है वो अशखास हैं जिन्होंने इस फाइल के अंदर नोटिंग करके ये सारा अंडर वैल्यू का प्रोसेस किया, जिसके अंदर सेक्रेटरी कैबिनेट भी हो सकता है, उसके नीचे लोग भी आ सकते हैं, वो जो कस्टम ऑफिशियल्स है वो भी है, वो जो कंट्रोलर है वो भी उसके अंदर है और सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर भी अंदर इसके अंदर शामिल है। कि किंग सलमान एक गिफ्ट देता है जिसकी मालियत जो है बिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर निकलती है और पाकिस्तान का सिस्टम जो है उसको पहले लगाता है 1 करोड़ 40-80 लाख की और उसके बाद कहते हैं जो हमारे सरकार का एक फ्रॉड का एक प्रोसेस है कि चलें जी बाहर से भी पूछ लें ताकि कागज तो इस फाइल का पूरा करें ना। और वो उसे कहते नहीं जी 1 करोड़ 80 नहीं 1 करोड़ 84 लाख है और उसका उन्होंने कहा जी चलें 50% आप उसका कर दें। अब जब ये प्रोसेस हो गया तो उस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए था कि मैं 32-34 साल इस मुल्क के अंदर एक हाई मॉरल ग्राउंड पे बोलता रहा हूं और मैं इन लोगों को कहता रहा हूं कि ये गलत काम कर रहे हैं और मेरे सामने एक ऐसी चीज ला रहे हैं कि जिसकी कीमत वो है ही नहीं है और मुझे कहा जा रहा है कि वो कीमत है। वो सबसे पहले इन सारे लोगों को सैक करता। उसने जब नहीं किया, उसने कहा चीजें आनी थी और किसी भी प्राइम मिनिस्टर के देन में नहीं होना चाहिए कि अगर कोई गिफ्ट आएगा मैं लूंगा तो शायद कल को वो पता नहीं होता, ये पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो निकलती। और वही उस चीज के अंदर हुआ कि जब ये गिफ्ट जो है इनके मुतालिक डिटेल्स आई, पहले इंफॉर्मेशन कमीशन, फिर लेफ्ट राइट, फिर इलेक्शन कमीशन, और जब इसके अंदर आई गई तो जब इसकी वैल्यू लगवाई गई और दूसरी इस चीज के अंदर बताओ तो जो सबसे बड़ा इसके अंदर प्रॉब्लम आया वो ये आया कि ये जो गिफ्ट था अरबाब, ये चलते चलाते दुबई से होता हवाता जो है दोबारा शाह सलमान के पास पहुंच गया है। अब ये नहीं लग पा रही थी, किसी को अंदाजा ही नहीं था कि कैसे लगाई जाए। और हाफिज साहब ये जो नहीं ये मैं ये आपसे ये कह रहा हूं ना, अच्छा ये अंडर वैल्यू वाला जो पॉइंट है जरा मैं याया फरीद साहब के भी सामने रखता हूं कि क्या पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी सरबराह मुमलिकत ने गिफ्ट्स को अंडर वैल्यू करके हासिल किया हो, या इससे पहले भी हमने देखा कि माजी के हुक्मरानों पर भी इस तरह के इल्जामात लगते रहे हैं और तोशा खाना से सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि और भी कई कीमती गिफ्ट्स माजी के हुक्मरानों ने भी लिए हैं। तो याया फरीद साहब ये क्या अपनी नौयत का ये पहला वाकया हुआ है कि गिफ्ट्स को अंडर वैल्यू किया गया और फिर उसकी भी जो कीमत थी वो आधी अदा की गई है? और जब पहले ये 20% वाला मामला था तो उस वक्त अंडर वैल्यू करने के केसेस हमारे सामने नहीं आए कुछ?
देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में तोशा खाना का इमरान खान का केस पहला केस नहीं है। इससे पहले भी एक केस बनाया गया और वो इमरान खान की हुकूमत ने बनाया, और इमरान खान के वक्त नैब उस केसेस को बहुत सीरियसली परसू भी कर रही थी। वो नवाज शरीफ और जरदारी का केस था जिसके अंदर कुछ गाड़ियाँ इन्वॉल्व थी। लिबिया के सदर से गाड़ियाँ मिली थी, जरदारी साहब ने बेची थी। फिर एक नवाज शरीफ साहब के पास गाड़ी थी 93 से, वो फिर उनको रिटेन कराया गया, उसमें कुछ रूल्स रिलैक्स किए गए। लेकिन देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि क्या पास्ट में ये हुआ या ना हुआ। ये टीवी पे बैठ के जलसों और जलूसों में तो ये बातें अच्छी ज़रूर लगती हैं कि शायद हमें जो है वो सिंगल आउट किया जा रहा है, कि शायद बाकी केसेस के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही और हमारी प्रोसिक्यूशन की जा रही है। लेकिन ये अदालत के अंदर ये आर्ग्यूमेंट जो है ये फेल हो जाती है। अदालत के अंदर हम बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि पीटीआई की जो लीगल स्ट्रेटजी है वो पहले दिन से फ्लॉड रही है। वो स्ट्रेटजी जो है वो यूं लगी है जैसे मीडिया के अंदर जो स्ट्रेटजी है वही अदालत में भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज से चंद साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो सो मोटो लिया था, नैब चेयरमैन जावेद इकबाल साहब को बुला लिया था कि ये केसेस जो है वो 30 दिन में क्यों नहीं हल होते। तो देखिए, ये सारी बातें हैं, आपने अपने मेरिट्स पे लड़नी थी। अब आप पीटीआई का देख ले रद्द अमल क्या आ रहा है तोशा खाना केस में। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि हमें राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन हमारा खत्म कर दिया गया। ये बात ये पीटीआई नहीं कर रही कि आपने 9 टाइम्स आपने अपना वकील चेंज किया। पहला वकील और आखिरी वकील में ही 10 लोग आकर गुजर गए। तो क्या जज जो है वो कि समझ नहीं सकते कि आप डिले करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं इलेक्शन से पहले पहले फैसला ना आए। इसका मतलब है कि आप मेरिट्स के ऊपर आर्ग्यू करना नहीं चाह रहे थे। तो उसकी वजह फिर यही लगती है कि मेरिट्स पे आपका केस, इसका मतलब इतना वीक था कि आप एक शॉर्टकट ढूंढ रहे थे कि हम इस केस को डिले करते आएंगे। दूसरा आप आर्ग्यूमेंट ये लेते हैं कि जी बहुत जल्दी फैसले हो रहे हैं। देखिए, ये अगेन जैसे मैंने कहा कि ये अदालत में आप कैसे कह सकते हैं कि जज जो है बहुत जल्दी फैसला दे रहा है। सिंपल सी बात है कि क्या प्रोसेस को फॉलो किया गया, क्या विटनेसेस की टेस्टिमनीज हुई, क्या एविडेंस आपके सामने आया। और जैसे हाफिज साहब ने सारा एविडेंस आपके सामने ले डाउन कर दिया कि ये तो पब्लिक नॉलेज में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी ये पूरी प्रोसीडिंग्स हुई और नजर आया जो जिस तरीके से ये रिटेंशन की गई, जिस तरीके से असेसमेंट्स की गई, बहुत से गिफ्ट्स जो हैं वो तो डिपॉजिट ही नहीं किए गए। कैबिनेट की जो कमेटी है एवैल्यूएशन की, उसको बाईपास किया गया। देखिए, ये सारे मेरिट्स की बातें हैं। ये हाई कोर्ट के पास जब ये केस जाएगा या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो ये बातें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन बात यह है कि क्या आप हाई कोर्ट के अंदर भी ये करेंगे कि अपने वकील से तब्दील करते रहेंगे, कि आप बाहर जाके नारे मारेंगे कि बहुत जल्दी डे टू डे प्रोसीडिंग्स क्यों हो रही है हमारे खिलाफ। तो पीटीआई को अपनी लीगल स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। आप अपने केसेस से भाग नहीं सकते। आपके खिलाफ जो चार्जेस हैं उससे आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। आप बाहर जलूसों में जो मर्जी चाहे बात करें। ठीक है। और यार साहब, अब ये जो इस वक्त जो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने बड़ा कहा था कि जो अब जुर्माना अगर अदा नहीं करते और कितनी मुद्दत में अदा करना होगा, और फिर उसके बाद फिर क्या कानून कदम उठाएगा, क्या अब जायदाद की कुर्की तक मामला जाएगा, सवाल मैं आपकी तरफ वापस लेकर आऊंगा। लेकिन अब्दुल्ला साहब, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जब भी कोई इस तरह का फैसला आता है तो फिर वो हमें माजी में लेकर जाते हैं कि देखें पीपल्स पार्टी के दौर में ये हुआ, नून लीग के दौर में ये हुआ। तो ये अब इलेक्शन से पहले इस बयानिए को आप कितना इस वक्त स्प्रेड आउट होते देख रहे हैं, और फिर ये जो आज़ाद हैसियत में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या ये इनको कोई पॉलिटिकली फायदा पहुंचा सकेगा, ये इस वक्त जो पूरी एक सूरत हाल बन गई है? नहीं, ये फायदा नहीं बल्कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है। मसला ये है कि आज तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर जो है कल और आज के दिन क्यों नहीं बाहर निकला, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप यकीन माने कि उनकी गम से वो निढाल उनकी पीठें कमर को जमीन को लग गई हैं, क्योंकि जिसको वो देवता मानते थे वो तो कुछ और निकला। जिसको वो कहते थे कि ये सादिक और अमीन है, वो तो चोर और जो है वो डकैत निकला। ये दिस इज वेरी बैड। और जिसके ऊपर वो तकिया करते थे वो तो पत्ते हवा देने लगे। दूसरी बात यह है कि जो कहते थे कि जी ये तो एब्सोल्युटली नॉट वाला है, पता चला ये तो साइफर का सारा बयानिया ही जो है वो एक टोटल फ्रॉड था। क्योंकि अब ये मुलजिम नहीं है, ये मुजरिम है पाकिस्तान की ताज़ीरात के मुताबिक। दूसरी बात, इसमें बड़े अहम जो नुक्ता है वो जरा गौर कीजिएगा और दोनों शुरका इसके ऊपर जरूर बात करें। पाकिस्तान का कानून जो है बड़ा वाज़ेह है, और ये जब दुबई के अंदर घड़ी बेची गई जिसका वीडियो और ऑडियो सारा मौजूद है, वो तो बेच दी चले घड़ी। अब वो घड़ी बेच के जो पैसा था क्या वो बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए आया पाकिस्तान? तो उसका जवाब नफी में, वो बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए नहीं आया। अगर वो हवाला और हुंडी के जरिए आया तो यह कानूनन जुर्म है बहुत बड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है।
और दूसरा ये इसका एस्पेक्ट है कि जी वो गोगी साहिबा जो थी वो प्राइवेट जहाज के अंदर वीआईपी प्रोटोकॉल के जरिए और इमिग्रेशन को बाईपास करती भी आ गई, और इमिग्रेशन के ऊपर इतनी बड़ी रकम डिक्लेयर ना हुई, जो कि मेरे ख्याल में इस टाइम पे $5,000 से ज्यादा कोई लाए तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, और अगर वो नहीं करेगा तो ये इलीगल मनी है और ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आती है। इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा आखिर? अब मसला यहाँ ये है कि अच्छा अब्दुल्ला साहब, अपने पॉइंट को आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन ये फिर अभी सजा तो सिर्फ 2 लोगों को हुई है, और ये जाहिर है कि इसमें तो फिर आप पूरा एक नेटवर्क को इन्वॉल्व कर लें, चूंकि बहुत सारे फिर सहूलतकारों के चेहरे भी इसमें बेनकाब होंगे और उनके खिलाफ तो हमें कहीं कोई केसेस चलते नजर नहीं आ रहे। आने चाहिए ना जी, इसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं अगर एक हकायक है तो मैं उसके ऊपर जो है खामोशी इख्तियार करूं। मसला ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी को क्यों पकड़ा गया, भाई बुशरा बीबी अबेटर हैं, वो जो तमाम तोहफे आए जिनकी ऑडियो वगैरह मौजूद है, जिसके अंदर वो मुलाजिम को डांट रही हैं और वो सारे जो है तोहफे रख रही हैं, देखें 58 तोहफों में से सिर्फ एक तोहफे का जिक्र आया है अभी यहाँ, अभी ये पीछे 57 तोहफे बाकी हैं। अगर ये 58 तोहफे इन्होंने अपनी मर्जी से रखे थे तो क्या जबरदस्ती वो जो 50 दीगर तोहफे थे जो टोटल मिला के 108 थे, वो फिर एमएस साहब ने जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, मिलिट्री सेक्रेटरी का किरदार सिर्फ उतना होता है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर कहे कि ये उठा के मेरे घर भेज दो तो वो घर भेज देगा, अगर वो कहेंगे इसको तोशा खाना भेज दो तो तोशा खाना कर दे। क्या मिलिट्री सेक्रेटरी ने इसकी एवेल्युएशन करवाई? तो एवेल्युएशन तो मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं करता, वो तो मिलिट्री सेक्रेटरी है, वो कोई जो अब ये जो पैसा जिस चैनल से आया, ये जो भी आपने एक और नुक्ता उठाया इस पर भी, और फिर हाफिज साहब जरा इस पर भी थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा कि ये जो अब अगर जुर्माना मुकर्ररा मुद्दत में अदा नहीं होता तो फिर कानूनी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, और जब तक अपील होगी क्या उस वक्त तक ये पेंडिंग में रहेगी या ये अमल दरामद पर शुरू हो जाएगा? हाफिज साहब नहीं है, अगर आपके जहन के अंदर आना चाहिए, ये बेसिकली वो अमाउंट है कि जो जब दोबारा इसको असेस करवाया गया था तो इसकी वैल्यू जो थी वो तकरीबन 3 अरब के करीब लगी थी। अब उसके अंदर जो है जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट है उसके अंदर जज साहब ने जो है अभी भी 1 अरब रुपया जो है उन्होंने छोड़ दिया है कि सेफ साइड पे देखें कि शायद 3 नहीं उससे कम हो। तो चूंकि 1,90,00,000 रुपया जो था इसकी वैल्यू की गई थी, और जब ये बाहर से वैल्यू करवाई गई है तो वो करवाई गई है तकरीबन 3 अरब के करीब। उसके अंदर से वो जो डिफरेंस है उसके मुताबिक सेक्शन 9 के अंदर 14 साल और सेक्शन 15 जो नैब का उसके अंदर जो है वो 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ट्रायल के अंदर जो है वो प्रोसीजर्स के अंदर बात की जा सकती है कि इसको दोबारा जो है वो किया जाए, और हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी इस चीज के अंदर है कि अगर आप 342 की जो स्टेटमेंट्स है उसके बाद आप ये मौका कम मिलता है कि वो अपनी चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से लॉयर्स के जरिए जो है अगर उसने डिफेंस लेके आना है वो ले आए, या उसने कुछ चीज करनी है वो ले आए। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्टिंग ये चीज ये है कि अगर आप डिफेंस के तौर पे भी आएंगे कि इस हार को दोबारा रीवैल्यू करवाया जाए तो हार तो उसी जगह पहुंच गया जिसने गिफ्ट दिया था। तो अब क्या दोबारा हम उस बादशाह को लिखेंगे कि सर आप जरा वक्ती तौर पे आप हमें हार दें कि हमने इसको जो है वैल्यूएट करवाना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट पॉइंट डॉक्टर साहब आपका आ गया। सेगमेंट का वक्त भी आने वाले दिनों में भी इस पर हम मजीद गुफ्तगू करते रहेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, याहिया फरीद साहब, हाफिज हसन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे इस तोशा खाना मामले पर मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल और फिर जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तनकीद हो रही है नून लीग पर और इलेक्शन की क्या तैयारियां, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और तोशा खाना केस का बड़ा अहम फैसला सामने आया और उस पर हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रिएक्शन सामने आया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम तो जमहूरियत पसंद हैं और हम किसी साबिक वजीर आजम की सज़ा पर जश्न नहीं मनाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो इस वक्त बिहेवियर सामने आ रहा है, हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून इस पर किस रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। आज तमाम दिन हमने मुख्तलिफ रहनुमाओं को भी इस पर बात करते देखा और फिर साथ साथ जो इस वक्त इलेक्शन की तैयारी है और जो मंशूर है वो किस हद तक काबिल अमल है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये सबसे पहले तो बताइएगा जो तोशा खाना केस का फैसला आया, 14 साल कैद, 78 करोड़ रुपए जुर्माना, इस सजा पर मुस्लिम लीग नून का क्या रिएक्शन है? देखिए, जहाँ तक किसी की सजा का तल्लक है, वो किसी लीडर को हो, किसी कारकुन को हो, तो कोई भी खुशी नहीं मनाता और ना हम मना रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि मिठाइयाँ बांटने वाले, मगर ये जरूर कह रहे हैं कि अगर आइन कानून के मुताबिक मेरिट पे कोई फैसला आए
तो उसको यकीनन कहा जाना चाहिए कि ये मेरिट पे फैसला है। और अगर कोई मेरिट से हट के फैसला आता है, जिस तरह हमारे खिलाफ आते रहे, तो यकीनन हम उस पर बात करते थे। ये तो मेरिट पे फैसला है, या आइन कानून बदलने पाकिस्तान का, और तोशाखाना हो या फॉरेन फंडिंग केस हो या साइफर हो, फिर उससे सजाएं नहीं होनी चाहिए। और अगर सजाएं कानून आइन के मुताबिक हैं, जो कि हैं, और क्या किसी ने कहा था कि साइफर लहराओ, किसी ने कहा था 9-10 मई का हमला करो, किसी ने कहा था कि आप तोशाखाने से लूट मार कर लें इस तरह, तो ये कानून के मुताबिक फैसले आ रहे हैं। कोई इसको ना गलत कह सकता, ना मिठाइयाँ बांट रहा है कोई। और जावेद साहब, इसके टाइमिंग को लेकर एक तासुर बनाया जा रहा है कि ये इलेक्शन से पहले आए हैं, एन इलेक्शन से एक हफ्ते पहले, और फिर 2 दिन में 2 फैसले, और फिर बहुत तेजी के साथ इन पर ट्रायल हुआ। अभी ये जो पिछला कल का जो फैसला था उस पर तो अभी दिसंबर में ही फर्द जुर्म आयद हुई थी साइफर वाले मामले पर, और कोई मई या जून में ये तोशाखाना वाले मामले पर फर्द जुर्म आयद हुई। तो इतनी तेजी के साथ क्या आमतौर पर पाकिस्तान की तारीख में हम ट्रायल्स होते हुए देखते हैं? पाकिस्तान की तारीख में से तेजी से ट्रायल होते देखे गए हैं, बल्कि सिविल कोर्ट, ये तो सिविल कोर्ट से फैसला है ना, यहाँ तो जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे उनके लिए हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट के दरवाजे बंद थे, सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया। ये होता रहा है, मगर मैं अब ये जरूर कहूँगा कि ये जल्दबाजी में जो फैसले करवाए जा रहे हैं, ये करवाए जा रहे हैं इनकी ख्वाहिश के मुताबिक। एक सोच इनके अंदर पीटीआई के लोगों में ये है कि अगर इलेक्शन से पहले इसको सजा हो जाए इमरान खान को, जो कि बाद में भी होनी थी, मेरिट पे फैसला हो तो इसको सजा होनी थी, मगर पहले हो जाएगा तो सियासी फायदा मजलूमियत का उठाएंगे, तो उठाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि फैसला मेरिट पे है। तो जावेद साहब, इसका मतलब जो इस वक्त जो करंट जो इस वक्त लीडिंग पोजीशंस पर लोग हैं, ये आप उनकी बात करें जो इस वक्त की क़यादत है, यानी बैरिस्टर गौहर और वुकला इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, ये उनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? पीटीआई के जो 2 ग्रुप हैं, 2 थॉट हैं। एक है कि मजलूमियत का वोट लिया जाए, दूसरी जो पैराशूटर वुकला हजरात आए हैं जमात की, वो क़यादत संभालना चाहते हैं, जमात का कंट्रोल संभालना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि जल्द इसको सजा हो और हम कंट्रोल अपने हाथ में लें। और जो दूसरी सोच के हमें लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो समझते हैं कि वोटर जो है वो इनकी तरफ दोबारा से इनकी गलतियों कोताहियों को नजरअंदाज करके मजलूमियत का वोट इनको देगा, जबकि दोनों चीजें ही एक्सपोज हो चुकी हैं। अब लोग इतने सादे नहीं हैं जितने ये समझ रहे हैं कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। आज तक तो यही होता है कि सच को झूठ बना दिया और झूठ को सच बनाने की कोशिश है। आज ये नहीं हो रहा, और जो कल जो फैसला परसों आया उसके बाद कोई मजलूमियत का इनको हमदर्दी का वोट नहीं मिल रहा, और आज भी जो फैसला आया इससे कोई इनको हमदर्दी का वोट नहीं मिल सकता जो इनकी ख्वाहिश है। तो चलें जावेद साहब, इनको हमदर्दी का वोट मिले ना मिले, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस तरह से इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और उनकी जमात जिस तरह से पंजाब में सरगर्म अमल हमें नजर आ रही है, खुद वो लाहौर से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और वो नून लीग पर बड़े इल्जामात लगा रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब पर तो वो बिल्कुल आप समझे कि एक स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या समझती है, 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात 13 और 18 से बेहतर होंगे, या फिर एक बार फिर उसी तरह से मुतनाज़ इंतखाबात होने जा रहे हैं? जहाँ तक 13 और 18 की आपने बात किया है, यकीनन 13 और 18 से बेहतर होंगे, और 13 के करीब होंगे जो नताइज थे। अच्छा। मगर जहाँ तक आपका कहना है कि वो हमले कर रहे हैं या इल्जामात लगा रहे हैं, तो उनके पास बेचने को और है क्या? मातवा इल्जामात के अपने 15 साल की कारकर्दगी की दिखाएं तो उस पर वोट मांगे। हम तो कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट मांग रहे हैं, असूलों की बुनियाद पे वोट मांग रहे हैं, आइन कानून की बालादस्ती के लिए जो हमने जदोजहद की उस पर वोट मांग रहे हैं। और नवाज शरीफ ने तो तकलीफें सही हैं, पर आइन कानून की बालादस्ती के लिए तकलीफें सही हैं। उनको ये अगर लाडला कहते हैं तो फिर मुझे ये बताएं, जब ये वजीर दाखिला थे कौमी हुकूमत में, तो उस वक्त ये कहा नहीं करते थे कि नवाज शरीफ से जुल्म हुआ है, नवाज शरीफ से नाइंसाफी हुई है और नवाज शरीफ की हुकूमत को गलत गिराया गया है। आज जो कह रहे हैं ये सच है या वो सच था?
तो सर ये तो उस वक्त खुद भी हुकूमत का पार्ट थे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आप जो हुकूमत की कारकर्दगी आप दिखाते हैं वो 13 से 17 तक, 17 से 18 वाली जब शायद खाकान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त की कारकर्दगी आप नहीं बता रहे, फिर पीडीए में जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के भी जो इशूज थे वो भी आप मंजर आम पर नहीं लाते। देखिए बात यह है कि 17 से 18 तक नवाज शरीफ नहीं थे, और जहाँ तक आप बात करते हैं 16 माह की कौमी हुकूमत की, तो नवाज शरीफ क़यादत नहीं कर रहे थे। ये एक हकीकत है और हम बार बार इसका इतराफ़ कर चुके हैं कि नवाज शरीफ के बगैर 16 माह में हम 2017 का पाकिस्तान नहीं बना सके, इसलिए कि नवाज शरीफ नहीं थे। नवाज शरीफ की अम्ब्रेला तले यही टीम बेहतर परफॉर्म कर रही थी, मगर उनके बगैर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, बगाड़ इतना ज्यादा था। मगर 2013 में भी बगाड़ बहुत ज्यादा था मुल्क का, मगर उस वक्त नवाज शरीफ क़यादत कर रहे थे। हमने बेहतर परफॉर्म किया, अंधेरे दूर किए, दहशतगर्दी का खात्मा किया, सी पैक किया। तो आइंदा भी नवाज शरीफ की क़यादत में जब हमें हुकूमत मिलती है इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से, तो हम उसी तरह परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो जावेद साहब ये कौमी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन मुशावरत और मशवरे तो मुस्तकिल मियां नवाज शरीफ से वो लेते थे। वो फेस वैल्यू के तौर पर मियां नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग, उनका तजुर्बा तो साथ था। वो तो हर कदम पर अपने भाई की रहनुमाई कर रहे थे। नहीं मेरी अर्ज सुन ले। बात यह है कि जो मैंने पहले अर्ज किया कि नवाज शरीफ का विजन, नवाज शरीफ का वोट है जमात के अंदर, जमात के बाहर। नवाज शरीफ को लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, एतमाद करते हैं। अब बात यह है कि को यूनाइट करना किसी और के बस का रोग नहीं है, ये नवाज शरीफ के बस का ही रोग है। इसलिए फ्रेश मैंडेट की भी जरूरत है जो मिल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे नवाज शरीफ की दौर में पाकिस्तान दोबारा से तरक्की की मनाजिल तय करेगा। अच्छा, अब जावेद साहब अगर ये 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती, ये सादा अक्सरियत के साथ आप आते हैं और पीपल्स पार्टी के पास भी अच्छी खासी नशिस्तें होती हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ एक बार फिर जिस तरह पीडीएम हुकूमत में चले, कौमी हुकूमत में चले, एक बार फिर साथ बैठने का इम्कान है? गालिब इम्कान ये है कि एक जमात अपोजिशन में होगी और एक हुकूमत में होगी। देखिए जो हम देख रहे हैं माहौल चाहे पाकिस्तान भर का, वो तो नजर आ रहा है 2/3 अक्सरियत। अब 8 तारीख को नताइज से ही पता चलेगा कि हम जो देख रहे हैं वो सही था, और लोग भी समझते हैं कि 2/3 अक्सरियत के बगैर नवाज शरीफ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ब्लैकमेल किया जाएगा, दबाव में रखा जाएगा, आलमी कुव्वतें जो है वो भी दबाव में लाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अक्सर सूख पाकिस्तान के अंदर आलमी कुव्वतों का भी रहता है, जैसे हालात है इसकी वजह से। तो 2/3 अक्सरियत ही इंशाल्लाह कौम जो है वो नवाज शरीफ को देने जा रही है। जब 2/3 अक्सरियत का इतना यकीन था, तो फिर ये तमाम छोटी जमातों से क्यों राब्ते किए गए? किसी से बात बनी, किसी से नहीं बन सकी। एमक्यूएम से भी आप लोगों ने राब्ता किया, काफ लीग से भी आप मिलने गए, आईपीपी के साथ भी बातचीत हुई, कहीं एडजस्टमेंट हुई, कहीं नहीं हो सकी। इन लोगों से फिर एडजस्टमेंट्स करने की वजह क्या थी? 2/3 अक्सरियत के बावजूद हम नेशनल सोच से एक नेशनल हुकूमत बनाना चाहते हैं, ताकि इस गर्दार में फंसे हुए पाकिस्तान को हम निकाल सकें। अच्छा, और फिर जावेद साहब ये बताएंगे, ये जो अभी मुस्लिम लीग नून ने जब मंशूर जारी किया बहुत ताखीर से हुआ और लग ये रहा था कि बड़ा काबिल अमल मंशूर होगा, आप ये समझते हैं कि इसमें जो दावे बड़े बड़े किए गए, ये ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई, महंगाई को सिंगल डिजिट में लाने की बात करें, जो कि इस वक्त कमोबेश नामुमकिन नजर आ रहा है, ये कैसे इस पर अमल होगा? क्या दोबारा से प्लीज? ये जो मंशूर आपका सामने आया है उसमें महंगाई को आप सिंगल डिजिट में लाने की 5 साल में बात कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा जो कि इस वक्त 30% से भी ज्यादा पर हम देख रहे हैं? यार देखें, नवाज शरीफ जब आया, नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की दी। नवाज शरीफ जब आया, बड़े बड़े चैलेंज उसने कबूल किए। 2013 में महंगाई नहीं थी, 2013 में लोड शेडिंग नहीं थी, 2013 में दहशतगर्दी नहीं थी। सबको ड्रेस करके वो आगे निकला, और इंशाअल्लाह ताला इस तरह भी निकलेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, लेकिन जावेद साहब ये जो अभी अगले 6 माह में जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, उसका आप नून लीग को अंदाजा है कि ये 25-26 अरब रुपए की पेमेंट्स करनी है, मुख्तलिफ ममालिक से इस वक्त हम राब्ते कर रहे हैं कि वो कर्जे रोल ओवर कर दें, तो ये तो बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं अगले 6 माह में, खासतौर पर जो इब्तदाई 4 माह होंगे आने वाली हुकूमत के। देखिए, जो मैं शोर में सुन नहीं पा रहा, मैं एक जलसे में हूँ। अच्छा, तो जो आपने कहा, जो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ
तो ये नवाज शरीफ इतने सीनियर हैं पाकिस्तान के अंदर भी और हमसाया ममालिक में भी सीनियर मोस्ट लीडरशिप है जिस पे लोग एतमाद करते हैं और ये खित्ते के लिए भी बेहतर साबित होंगे। बहुत अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हैं कि 2/3 अक्सरियत से सीटें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब 8 फरवरी को ये फैसला आवाम ने करना है कि वो किस जमात को सामने लेकर आते हैं। ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद कर रही है, लेकिन ब्रेक से पहले आपने देखा कि जावेद लतीफ़ साहब ने ये जवाब दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि उनके पास कोई बयानिया मौजूद नहीं है, अपनी कोई कारकर्दगी दिखाने को नहीं है, इसलिए मियां नवाज शरीफ को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस बात की क्या दलील मौजूद है, क्या जवाब उनके पास मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। फैसल साहब, जरा जो नून लीग का आपके लिए जो ये सवाल है इस पर भी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन पहले जो आज एक बड़ा फैसला आया, एक सज़ा सुनाई गई तोशा खाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया को, तो इस पर बिलावल साहब ने एक बड़ा दिलचस्प रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि हम इस पर जश्न नहीं मना रहे, हम एक जमहूरियत पसंद जमात हैं और किसी साबिक वज़ीर आज़म को अगर सज़ा सुनाई जाएगी तो हम उस पर कभी भी जश्न नहीं मनाएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यही पॉलिसी है, थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, साबिक वज़ीर आज़म और उसकी अहलिया को आज सज़ा हुई है। डेफिनेटली हम तो एक जमहूरी लोग हैं, हम तो इसका जश्न नहीं मनाते कि ऐसी चीज़ हो, लेकिन अगर ये पीटीआई होती तो भी पता नहीं भंगड़े डाल रहे तो मिठाइयाँ तकसीम कर रहे होते तो किसी और के साथ ऐसा हुआ होता। लेकिन चीज़ें ये हैं कि अगर आप हम बिल्कुल इस पर जश्न नहीं मनाएंगे, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपने गलत काम किया है उसकी सज़ा तो आप भुगतेंगे, क्योंकि पीटीआई के बानी चेयरमैन कहते थे कि एक पाकिस्तान चाहिए, इंसाफ का निज़ाम चाहिए। तो इंसाफ तो और एक पाकिस्तान में तो अदालतें और निज़ाम सबके लिए बराबर ही होता है। अगर उन्होंने इस चीज़ में मुलविस थे, जिस तरह अदालतों ने फैसला किया है, तो उनको तो ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में अदालतों का निज़ाम सबके लिए बराबर होना चाहिए, नहीं कि एक के लिए और हो दूसरे के लिए और हो। और फैज़ल साहब, ज़ाहिर है कि एक ऐसी जमात जो कि 2018 में सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई, हुक्मरान जमात थी, और अगले इलेक्शन में 2024 में वो इलेक्शन में मैदान में मौजूद नहीं है, माइनस हो चुकी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इलेक्शन में एज जमात माइनस होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन है, इलेक्शन का माहौल आपको मुनासिब लग रहा है? देखिए, डेलिबरेटली माइनस नहीं हुए हैं, ये माजी में 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ था, लेकिन हम एक पॉलिटिकल लोग हैं और हमें इस चीज़ का अदराक था, और हमने उसी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री बनाकर अमीन फ़हीम साहब को खुदा बख्शे, उनको हमने उसका पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया और हम इलेक्शन में गए। और ये तो आखिरी वक्त तक इस उम्मीद में थे कि जैसे माजी में अदालत किसी खास मखसूस जज ने उनको जो है वो गुड टू सी यू भी कह दिया और सादिक और अमीन का लकब भी दे दिया, तो इस उम्मीद से थे कि मैं दोबारा ऐसी चीज़ होगी। लेकिन उन्होंने जो इंटर पार्टी इलेक्शन जिस तरीके से फेक तरीके से कराया, तो उस पर जो है उनकी पार्टी डिस्क्वालीफाई हुई और इलेक्शन नहीं कर सकती। तो अपने करतूतों की वजह से हो गए हैं, किसी ने उनको माइनस नहीं किया। अपने पार्टी के लोगों ने, बानी रुकन ने ही, अकबर एस बाबर ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, तो उसकी वजह से वो जो है वो आउट हुए हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा कि आप आउट हो जाएं। जब उन्होंने ये किया तो अब वो जब गलत काम करेंगे तो उसको भुगतेंगे। तो कुंडी साहब, अब जरा जो बिलावल साहब जो जिस तरह कैंपेन कर रहे हैं और अपनी पार्टी का जो बयानिया इस वक्त सामने रख रहे हैं उस पर आ जाते हैं कि सिर्फ तनकीद हो रही है आपके जलसों में मियां नवाज शरीफ पर और उनकी जमात पर। अभी 6 माह पहले तक आप पीडीएम के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल थे और उस वक्त ये तमाम खामियां और बुराइयां आपको नहीं नजर आ रही थी, और अब अचानक एकदम से सारी की सारी खराबियों की जड़ मुस्लिम लीग नून हो गई है। तो क्या वजह है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर इतनी शदीद तनकीद की? नहीं, हमारा मुकाबला देखिए, हमारा मुकाबला PMLN के साथ है, इसलिए हम उनके जो है वो कोताहियां उन लोगों को बता रहे हैं कि वो कहाँ पर नाकाम हुए, किस किस तरीके से वो नाकाम हुए, उससे हम उनको बता रहे हैं। बाकी तो हम ये नहीं कह रहे कि क्या है ये। और मुकाबला पीपल्स पार्टी और PMLN के बाकी कौन सी जमात है मैदान में जो मुकाबला है। और बिलावल साहब ने तो उनको दावत दिया क्या है, अगर उन्होंने बहुत ज्यादा अचीवमेंट की है, बकौल उनके बहुत तगड़े लोग हैं, तो आए क्यों दौड़ रहे हैं मुबाहिसे से। बिलावल साहब के साथ आए, नेशनल मीडिया पे मुबाहिसा करें, क्यों नहीं करना चाहते वो मुबाहिसा, क्यों राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। क्या उनके पास अगर बहुत सी चीजें हैं जो कि हम नहीं कर सकते, उन्होंने की हैं, तो फिर तो उनको फौरन आ जाना चाहिए मुबाहिसे के लिए, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो मुबाहिसे से भाग रहे हैं
और जो है वो करना नहीं चाहते। तो कुंडी साहब, आपने मनाजरे का चैलेंज दिया, उसके जवाब में उन्होंने आपसे सवाल कर लिया आपकी कारकर्दगी से मुतालिक कि 3 टेन्योर आप सिंध में पूरे कर चुके, कौन सा ऐसा इलाका है, कोई ऐसा ज़िला, कोई ऐसा शहर जिसको आपने एक मॉडल सिटी बनाया हो और उस पैटर्न को फिर आप पंजाब में भी अप्लाई करना चाहते हो? तो अब नून लीग के सवाल का आपके पास क्या जवाब है कोई ऐसा इलाका, कोई शहर जिसको आप मिसाल के तौर पर पेश कर सकें पूरे पाकिस्तान में? सवाल का जवाब ये है कि उनको बोलें कि जब भी आपको खुदा न करे तकलीफ हो दिल के अमराज की, गुर्दे की या जिगर की, तो आप सिंध में आकर मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इस वक्त तमाम पाकिस्तान से लोग सिंध मुफ्त इलाज के लिए जाते हैं। वो कोई ऐसा सूबा और नहीं है जिससे बाकी सूबों के लोग जो है किसी और सूबे जाते हों। आपके दिल के अमराज हों, आपके लिवर जिगर के हों, आपके गुर्दे के हों, सिंध में SIUT, NICVD, किडनी अपना साइबर नाइफ, कैंसर के इलाज, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। कहीं पे 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाता। मुझे पंजाब में एक हॉस्पिटल तो बता दें मैंने बनाया हो, हमने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में बनाए हैं। कंबर शहदाद कोट जो कि दूर दराज इलाका है, वहाँ पर भी हमने जो है हॉस्पिटल इस किस्म के बनाए। हमने जो है हैदराबाद में बनाए, हमने सक्खर में बनाए, हमने कराची में बनाए। ये बता दें कौन सा ऐसा अस्पताल है जो इन्होंने बनाए हों और उसमें फ्री इलाज होते हैं। और कुंडी साहब, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की, एक बयानिया बनाया कि लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रही, दीगर जमातों को मिल रही है। अब तो हम इस वक्त देख रहे हैं कि आपकी जमात इस वक्त अपनी कैंपेन को इतनी पीक पर ले जा चुकी है कि बिलावल साहब, आसफा भुट्टो साहबा, आसिफ अली जरदारी साहब एक ही वक्त में ये सब खिताब कर रहे होते हैं। तो जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के, वो तो अब खत्म हो गए। अब आप जलसे भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, हर तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं आप, और कहीं कोई रुकावट नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड की वजह से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बाकी हैं, लेकिन हम अब वो नारे नहीं लगाए क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। और हमने जो है वो जब ज़ियाउल हक का इलेक्शन हो या मुशर्रफ का इलेक्शन, हम इलेक्शन जीते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड न होने के बावजूद भी। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, इलेक्शन में अगर हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने की किसको वो मैंडेट देते हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो, किसी को कंधे पे बिठा के लाया हो, किसी को सिलेक्ट करने की कोशिश की गई या किसी को लाडला बनाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुज़ाहमत करेगी और पाकिस्तान की आवाम वो इलेक्शन नहीं मानेगी। लेकिन कुंडी साहब, नारे तो ऐसे लगा दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि अब आगे आपसे सवाल होगा अगर आप जीत कर आए। अब ये 300 यूनिट बिजली फ्री आप कैसे देंगे जो वादा कर चुके हैं? तनख्वाहों को डबल आप कैसे करेंगे? क्या इतनी गुंजाइश इस वक्त पाकिस्तान के मौशी हालात में मौजूद है? कोई प्लान आपके पास है? कोई आपने आगे स्ट्रेटजी दी है इस सिलसिले में? कोई लाइन ऑफ एक्शन आपके पास मौजूद है? ये मुमकिन कैसे होगा? बिल्कुल है। 2008 में भी ये बात हुई थी और हमने किया था, तनख्वाहें हमने 120% बढ़ाई थी, 120% बढ़ाई थी। हमने BSP का मॉडल लाए थे, बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कराए थे। हमने 30 लाख IDPs जो है स्वात को उसको वापस शिफ्ट किया, वॉर ऑन टेरर में हम वो किए। तो बहुत सी चीज़ें जो हमने माजी में की हैं, हम फ्यूचर में भी करेंगे। हमारे पास चीज़ें हैं, हमारे पास हमने उस पर होमवर्क किया हुआ है और इंशाल्लाह ताला जो होमवर्क है वो इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं इसके ऊपर। तरक्की अभी जो दोनों बड़ी जमातों में यानी पीपल्स पार्टी में और नून लीग में जितनी बढ़ चुकी है और जिस नहज पर इल्ज़ामात और हालात पहुंच चुके हैं, तो अब इलेक्शन के बाद क्या इस बात के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं कि PDM की तर्ज पर अगर हुकूमत बनती है तो आप भी उस हुकूमत का हिस्सा हो जिसमें नून लीग भी बैठी हुई हो, या फिर एक जमात हमें हुकूमत का हिस्सा और एक जमात हमें अपोजिशन में हुकूमत का मुहासबा करती नजर आएगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि हम PMLN के साथ इत्तेहाद करने की कोई हमारी ख्वाहिश और होगा। हम बाकी इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे और इंडिपेंडेंट भी आएंगे, उनके सबको भी साथ मिलाएंगे और बाकी इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाने की पोजीशन इंशाल्लाह होंगे। और इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो है इत्तेहादी जमातों के साथ माइनस PMLN हम हुकूमत बनाएंगे। और ये जिन इंडिपेंडेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं वो सब उनका ताल्लुक फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, जिनको बल्ले का निशान नहीं मिल सका लेकिन अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ निशानात पर और आज़ाद हैसियत में अब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, आज़ाद उम्मीदवार जरूरी नहीं PTI के हों, PTI तो है ही नहीं। आप किसको PTI कह सकते हैं जब वो होंगे? आज़ाद जब आएंगे तो वो तो पता चलेगा कौन है कौन नहीं है। तो ये नहीं कहते PTI के वो होंगे। इंतखाबी निशान उनको नहीं मिला, लेकिन माजी में जिन लोगों ने बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा और अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके निशानात मुख्तलिफ ज़रूर हैं, लेकिन ताल्लुक तो उनका एक पार्टी से ही है। ज़ाहिर है अभी एज पार्टी तो मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, जिन लोग ये एसोसिएशन माजी में PTI के साथ ही, ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनके एसोसिएशन माजी में पीपल्स पार्टी के साथ भी रही है। PTI में जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी माजी में रहे, बाकी जमातों में रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो एप्लीकेशन की जो है वो PTI के साथ रही है माजी में और वो आएंगे। तो ये तो वक्त बताइए कौन कितनी सीटें आती हैं, क्या होते हैं और क्या आगे जो है वो प्लान बनते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कॉन्फिडेंट है कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ही फैसला करेंगे कि कौन सी बड़ी जमात सामने आती है और फिर हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।